मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से 2 हफ्ते के बाद जब घर लौटा तो माँ मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो वह कहने लगी कि तुझे तो पता ही है कि 4 दिन पहले रूही का बर्थडे था। वो अपने जन्मदिन की पार्टी करके जब से लौटी है तब से अपने कमरे में ही घुसी हुई बैठी है। ना तो ठीक से खा पी रही है, ना ही मुझसे कोई बात कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छी खासी हंसती खेलती हुई अपने जन्मदिन को मनाने के लिए गई थी, लेकिन लौटकर उसे न जाने ऐसा क्या हो गया कि जैसे कोई सदमा सा लग गया हो। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की तो बस हर बार यही कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आखिर तेरी तबीयत को क्या हुआ है, तो कहने लगी बस थकान है, इस वजह से ही हल्का बुखार है। लेकिन 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर को भी दिखाने नहीं गई। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि बिल्कुल घर से बाहर कदम रखना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं जा रही है, ना ही अपनी डांस क्लास और म्यूज़िक क्लास जा रही है। जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपने डांस क्लास और म्यूज़िक क्लास को बंक किया हो। उसे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो सोचकर दिमाग ही खराब हुआ जा रहा है कि ना जाने इस लड़की को क्या हुआ है। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। अब तुम ही जाकर उससे पूछो कि आखिर उसे ऐसी क्या दिक्कत है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया। एक तो मैं इतना लंबा सफ़र करके आया था जिसकी वजह से मुझे बहुत थकान लग रही थी, लेकिन अपनी छोटी बहन के हालात अपनी माँ के मुंह से सुनकर मुझे अजीब सी टेंशन होने लगी। फिर मुझे तुरंत ही रूही के बेस्ट फ्रेंड सुमित के बारे में याद आया। मैंने माँ से कहा कि इन 3 दिनों में सुमित उससे मिलने तो आया ही होगा। माँ ने कहा यही तो अजीब बात है बेटा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुमित इतने दिन तक घर नहीं आया हो, लेकिन इस बार बर्थडे की पार्टी के बाद वह भी एक बार भी रूही से मिलने के लिए नहीं आया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों की फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। इसीलिए तो मैं और ज़्यादा घबरा रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया। हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर परेशान हैं और हम लोगों को कुछ भी बता नहीं रही है। और इसीलिए तो सुमित इससे मिलने नहीं आया, वरना रूही की तबीयत ठीक ना हो और सुमित उसे देखने के लिए ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तुरंत ही रूही के कमरे में गया तो दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि रूही अपने बेड पर चुपचाप बैठी हुई सामने की तरफ एक टक देख रही थी। मैं उसके पास ही जाकर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि रूही बेटा बताओ क्या बात है, क्या तुम्हारा सुमित से झगड़ा हुआ है। लेकिन रूही ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे आने का पता तक नहीं चला। ये देखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से हिलाया और उसे एक बार फिर से कहा कि तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो। लेकिन तभी अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहना। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं खुद दंग रह गया कि वह मुझसे ऐसा क्यों कह रही है। वह लगातार चीखे चली जा रही थी। फिर मैं उस पर कस के चिल्लाया और उसे शांत करते हुए कहने लगा, रूही मैं हूँ तुम्हारा भैया रोहन। ऐसा लगा कि जैसे वह किसी नींद से जागी हो। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि मैं उसका भाई हूँ, वह एकदम से खुश हो गई और कहने लगी, भैया आप आ गए, और मेरे गले से लग गई। मैं भी उसके सर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। अब तो मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी बहन को ऐसा क्या हुआ कि वह इतना ज़्यादा खोई हुई थी कि ना तो उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और ना ही उसे ये पता चला कि उसके सामने उसका भाई बैठा है।
बल्कि वह मुझे न जाने क्या समझ रही थी जो मुझसे इस तरह की बात बोल रही थी। मैंने उसे शांत कराकर पानी पिलाया। फिर मैंने उससे कहा, रूही, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ, तुम्हारा भाई उसे छोड़ेगा नहीं? मेरी ये बात सुनकर रूही के चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा गई और वह लड़खड़ाती हुई जुबान में कहने लगी, नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं तो कब से तुमसे बार बार पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या सुमित से झगड़ा हो गया है, लेकिन तुम तो अचानक से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से तुम मुझसे कहोगी। तो वह अपनी नज़र चुराते हुए मुझसे कहने लगी, वो भैया, दरअसल मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था और बस उसी का असर मेरे दिमाग पर था, जिसकी वजह से मैं आपसे इस तरह से कहने लगी। और तो कोई भी बात नहीं थी। अपनी बहन को मैं बहुत अच्छे से जानता था। मैं समझ चुका था कि ये मुझे कुछ भी सीधी तरह से तो नहीं बताने वाली, और अगर मैं ज़्यादा पूछूंगा तो फिर ये फिर से रोने लगेगी। इसीलिए उसे आराम करने का कहकर मैं चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ गया। फ्रेश होकर मैंने खाना खाया। माँ मुझसे पूछने लगी कि रूही ने तुम्हें कुछ बताया? तो मैंने उदास होकर इनकार में सिर हिला दिया। अब तो मैं भी बहुत परेशान था और माँ भी, लेकिन माँ की परेशानी को दूर करने के लिए मैंने उनसे बहाना बनाकर कह दिया कि मुझे लगता है उसका सुमित से झगड़ा हो गया है, बस इसीलिए वह इस तरह का बिहेवियर कर रही है। आप फिक्र मत करिए, मैं सुमित से बात करके दोनों की सुलह करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली दिखाई दी, लेकिन रूही के वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, जिसकी वजह से मुझे अजीब तरह की टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है और इसीलिए उसका ऐसा हाल है। मैंने शाम को ही सुमित को फ़ोन मिलाया, लेकिन 2-3 बार कॉल करने के बावजूद भी सुमित ने मेरा कॉल नहीं उठाया, यहाँ तक कि बैक कॉल भी नहीं किया। मुझे ऑफिस में काम था, जिस वजह से इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं सुमित से मिलने के लिए जाता। लेकिन रूही की हालत देखकर मैं चाहे घर पर रहता या फिर ऑफिस में, लेकिन हर वक्त मैं एक उलझन और परेशानी में डूबा रहता। इधर 2-3 दिन बीते ही थे कि जब मैं ऑफिस से लौटकर वापस घर आया तो मुझे मेन गेट पर ही रूही की कॉलेज की एक फ्रेंड मिली। उसने मुझे विश किया। मैंने उसके हाल चाल पूछे तो वह कहने लगी कि मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन रूही को पता नहीं क्या हो गया है। वह कॉलेज भी नहीं आ रही है और ना ही डांस क्लास में जा रही है। अभी बर्थडे पर लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके बाद से उसे क्या हो गया है हम सभी फ्रेंड्स को समझ ही नहीं आ रहा। ना तो वह किसी का कॉल उठा रही है और ना ही मिलना चाहती है। अभी जब मैं भी मिलने के लिए आई तो उसने मुझसे कुछ खास बातचीत नहीं की और कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी मैं चली जाऊं। रूही की फ्रेंड की बात सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरी बहन कभी ऐसी तो नहीं थी। वह तो हमेशा हंसने वाली और खूब बोलने वाली चुलबुली लड़की थी, लेकिन एकदम से वह इतना शांत कैसे रहने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या सुमित कॉलेज आ रहा है? तो वह कहने लगी, नहीं भैया, जिस दिन से रूही कॉलेज नहीं आ रही है उसी दिन से सुमित भी नहीं आ रहा है, और जैसा बिहेवियर रूही कर रही है ठीक वैसा ही सुमित भी कर रहा है। मैंने कहा, क्या बर्थडे वाले दिन रूही और सुमित का झगड़ा हुआ था? तो वह कहने लगी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा भैया, हम सभी लोग पार्टी करके एक साथ ही सुमित की गाड़ी से निकले थे। उसके बाद सुमित हम सबको एक एक करके ड्रॉप करते हुए लास्ट में रूही को लेकर घर के लिए निकल गया था। तब तक तो उन लोगों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिससे हमें ये लगे कि उनका झगड़ा हुआ है। लेकिन अगर बाद में उनके बीच में ऐसी कोई बात हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले भी उनका झगड़ा हुआ है, पर वह इतना लंबा कभी भी नहीं चला
उन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को जरूर मना लेता था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जाने ऐसी क्या बात है जो दोनों किसी को बताना ही नहीं चाहते। इतना कहकर वह मुझे बाय कहकर चली गई। रूही खाने के टाइम पर भी किसी से बात नहीं करती थी। जितना पूछो बस उतनी ही बात का जवाब देती और बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी रहती। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं और माँ बहुत परेशान थे। पापा के देहांत के बाद मैंने रूही को अपनी बहन से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह पाला था और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। वह मेरी लाडली बहन थी। वह हमेशा से एक चुलबुली और खुशमिजाज लड़की रही है, लेकिन आज मैं पहली बार उसे इतना गुमसुम देख रहा था। मैंने हमेशा कोशिश की कि रूही जो भी खुशी चाहे वह उसे मिले, लेकिन इस बार मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी उदासी के पीछे जो भी वजह थी वो मुझे पता ही नहीं चल पा रही थी। फिर उसके बाद अगले ही दिन मैं अपने काम से समय निकालकर सुमित के घर पर पहुंचा। मैं जैसे ही अंदर गया और वहां सुमित के पेरेंट्स से मिला तो उसकी माँ भी मुझसे यही शिकायत करने लगी कि सुमित जब से रूही की बर्थडे पार्टी से लौटा है तब से ना तो ठीक से खाता पीता है, ना ही किसी से मिलने जाता है और ना कॉलेज जा रहा है। न जाने उसे क्या हो गया है। वह बोली, मैं तो पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो वह कुछ भी नहीं बताता। रोहन बेटा, तुम ही उसे समझाओ और पूछो कि आखिर बात क्या है। मैं तुरंत ही सुमित के कमरे में पहुंचा तो वह भी रूही की तरह ही न जाने कौन सी दुनिया में खोया हुआ अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे हेलो बोला, मुझे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह बुरी तरह से घबरा गया। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तो कहने लगा, नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, तो फिर क्या बात है? आखिर तुम और रूही क्या छुपा रहे हो? तुम दोनों हम सबको इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा कि भैया, आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा है या फिर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? सच सच बताओ कि क्या तुम्हारा और रूही का झगड़ा हो गया है? तो वह कहने लगा, नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं। रूही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर झगड़ा हो भी जाता तो भी क्या, हम दोनों हर बार झगड़ा के बाद तुरंत ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर इस बार तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम दोनों ने ही अपने आप को अपने अपने कमरों में बंद क्यों कर लिया है? मेरी इस बात को सुनकर वह कहने लगा कि भैया, वो मेरी ज़रा तबीयत खराब है। मैंने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी और रूही दोनों की एक साथ तबीयत खराब हो गई। तुम मुझे बताते हो या फिर मैं तुम्हारे कान के नीचे खींच कर लगाऊं? मेरी ऐसी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं इतना जानता था कि जब तक मैं कड़ाई से इससे नहीं पूछूंगा ये मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला। मेरी बात सुनकर सुमित अचानक से रोने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, रूही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम रूही को बचा नहीं पाए? आखिर कहना क्या चाहते हो? किससे नहीं बचा पाए तुम रूही को? तो वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, तुम मुझे साफ साफ बताते हो या नहीं? उसके बाद सुमित ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मेरे अंदर गुस्से की ज्वाला फूटने लगी। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे मैं पूरी दुनिया में ही आग लगा दूं। मैं तुरंत ही गुस्से में वहां से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। माँ मुझे देखते ही पूछने लगी कि सुमित ने तुम्हें कुछ बताया? तो मैंने उस वक्त उनसे बहाना कर दिया कि नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैंने भी अपने आप को कमरे में जाकर बंद कर लिया और मैं वहां जाकर पहले तो खूब रोया,
क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता था, वरना माँ को और ज़्यादा टेंशन हो जाती। जब मैं थोड़ा सा शांत हुआ तब मैंने अच्छे से सोचा कि अब आगे मुझे क्या करना है। उसके बाद रात को मैं रूही के पास गया। मैंने उससे कहा, रूही, तुम्हारी वो डायमंड रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। ये बात सुनकर रूही अचानक से घबरा गई और वह दबी जुबान में कहने लगी, वो भैया, वह रिंग मुझसे खो गई है। भैया, आप मुझे डांटिएगा नहीं, मेरी गलती नहीं है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, अरे पगली, एक डायमंड रिंग के लिए क्या कोई इतनी टेंशन लेता है? वह रिंग मैंने तुझे तेरी खुशी के लिए दी थी और उस रिंग की वजह से तूने अपनी खुशी ही खो दी। तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। उसके बाद मैंने उस डायमंड रिंग को अपनी जेब से निकाला और उसके हाथ पर रख दिया, जिसे देखकर अचानक से उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वह कहने लगी, भैया, ये आपको कहाँ मिली? मैंने कहा कि ये मुझे सुमित ने दी है। सुमित का नाम सुनकर रूही के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी आ गई। फिर वह कहने लगी, क्या आप सुमित से मिले थे? तो क्या सुमित ने आपसे कुछ कहा? मैंने कहा कि वह मुझसे क्या कहेगा, उसने मुझे बस ये रिंग दी थी। उसने कहा कि ये रिंग तो उसकी गाड़ी में ही कहीं गिर गई थी। जब बाद में उसे मिली तो उसने मुझे वापस कर दी और कहा कि ये रूही को दे देना, क्योंकि रूही इस रिंग के खोने से बहुत परेशान थी। मैंने कहा, देख बेटा, अब तो तुझे ये रिंग मिल गई है ना, तो अब अपने भैया की खातिर एक प्यारी सी स्माइल दे दे और जल्दी से ठीक हो जा। मेरी बात सुनकर रूही ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, भैया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। अगले ही दिन मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैंने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए उससे कहा जहां पर रूही के बर्थडे की रात को पार्टी से लौटते समय सुमित ने अपनी गाड़ी रोकी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालने में अभी 3-4 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम मुझे वह फुटेज दिखा देना। 2-3 दिन के बाद ही उसका मेरे पास कॉल आया और फिर उसने मुझे जो फुटेज दिखाई उसे देखकर मैं समझ गया था कि सुमित ने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सब पूरी तरह से सच था। मेरे दोस्त ने पूछा कि आखिर मामला क्या है? तो मैंने उससे कहा कि जो भी बात है वह मैं तुझे बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि कानून को सबूत चाहिए और मैं सबसे पहले सबूत को इकट्ठा करना चाहता था। इसीलिए उस सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले लोगों की तस्वीर मैंने अपने दोस्त को दिखाकर पूछा कि क्या तुम इन्हें जानते हो? पर उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, तू मुझे बता तो। पर मैंने उसे उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये देखकर मैं बहुत हैरान था कि मेरा दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी उन दोनों आदमियों को पहचान नहीं सका। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वह दोनों थे तो पुलिस वाले ही। फिर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कैसे नहीं पहचानता? माना मुंबई शहर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो ही जाता है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि अभी तक ये लोग आपस में ना मिले हों, इसीलिए मेरा दोस्त इन दोनों पुलिस वालों को नहीं जानता। पर मैंने सोच लिया था कि मैं इन पुलिस वालों का पता हर हाल में लगाकर ही रहूँगा, जिसके लिए मैंने अपने उस दोस्त को भी बोल दिया था। 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो माँ ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ मार्केट लेकर जाऊं, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ ब्लाउज सिलने के लिए डाले हैं। वह 2 दिन के बाद ही बुआ जी की बेटी की शादी में जा रही थीं और उसी की तैयारियों के लिए वो मुझसे बाजार जाने को बोली। मैंने उनसे कहा कि आप रूही को भी अपने साथ शादी में ले जाइए। नई जगह जाएगी और वहाँ हंसी खुशी का माहौल होगा तो उसका दिल भी बहल जाएगा।
हो सकता है कि उसकी तबीयत वहाँ जाकर पूरी तरह से ठीक हो जाए। माँ ने कहा, मैंने तो उसे बहुत कहा, लेकिन वो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद मैं माँ को लेकर मार्केट चला गया। जब माँ उस टेलर की दुकान पर पहुंची और अपने ब्लाउज को लेकर बात करने लगी, तभी मेरे फ़ोन पर ऑफिस का एक ज़रूरी कॉल आ गया और मैं उस पर बिज़ी हो गया। उसके बाद जब माँ ने अपने सिले हुए ब्लाउज ले लिए तो उन्होंने मुझे टेलर को पैसे देने के लिए कहा। मैंने जैसे ही अपने पर्स से पैसे निकालकर टेलर की तरफ आगे बढ़ाए तो उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वही देख रहा था जो मैं सोच रहा था। इसका मतलब अभी तक मैं मामले को जिस नज़र से देख रहा था वह कुछ और ही था। मैंने एक बार तुरंत अपने फ़ोन में उस तस्वीर को देखा और फिर तुरंत ही उस टेलर की तरफ देखा। फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं, वही इंसान है। वह टेलर मुझे अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर कहने लगा, क्या हुआ साहब, क्या कोई भूत देख लिया? मैंने उस वक्त तो गुस्से में उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ माँ खड़ी हुई थी। मगर मैंने मन में सोचा कि बेटा, अब देख, तुझे मैं बताता हूँ कि भूत कैसा दिखता है। मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने सोचा मैं जो कुछ भी करूँगा कल माँ के यहाँ से चले जाने के बाद ही करूँगा। मैंने जैसे तैसे करके रूही को भी ज़बरदस्ती माँ के साथ शादी में भेज दिया और अगले दिन सुबह ही मैं तुरंत उस टेलर की दुकान पर पहुँच गया। मैंने उससे कहा कि दरअसल मेरे दोस्त के यहाँ पर शादी है और उसके घर की जितनी भी महिलाएं हैं वह सब आपसे ही ब्लाउज सिलवाना चाहती हैं, क्योंकि उनके सामने मेरी माँ ने आपकी सिलाई की बहुत तारीफ की। कम से कम 30 से 35 महिलाओं के ब्लाउज का ऑर्डर है, तो अगर आप मेरे साथ चलकर ही उनका नाप ले लें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बात सुनकर वह टेलर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और इतने बड़े ऑर्डर के लालच में वह तुरंत ही मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। वह जैसे ही गाड़ी में बैठा, मैंने उसे पानी ऑफर किया। मेरी दरिया दिली देखकर उसने तुरंत ही वह पानी पी लिया और बस कुछ ही मिनट में वह बेसुध होकर मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ था। फिर मैं उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ ले जाकर पहले तो मैंने उसे एक कुर्सी पर बांधा। उसके बाद उसे मैं होश में लेकर आया। फिर मैंने उसे जमकर पीटा, इतना पीटा कि जब तक मैं खुद भी नहीं थक गया। वह मुझे बार बार लगातार पूछे जा रहा था कि आखिर मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। वह बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं बताया कि उसे इतना टॉर्चर करने के पीछे आखिर वजह क्या है, बल्कि मैं उसे तब तक पीटता रहा जब तक उसकी जान हलक में नहीं आ गई। फिर वह मेरे सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं। अगर मुझे रुपए, पैसे या कुछ भी चाहिए तो वह सब कुछ मुझे देने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चाहिए। तो वह कहने लगा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने उसके बाद अपने फ़ोन को निकाला और उसमें पड़ी हुई एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि मुझे इस इंसान का पता चाहिए। उस तस्वीर को देखते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह कहने लगा कि कौन हो तुम? मैंने कहा कि तुझे इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर अब एक बार और तूने कोई सवाल पूछा तो फिर वह सवाल पूछने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए एक बार में ही मुझे बता कि इस आदमी का पता क्या है। पर वह उस आदमी का पता बताने से इनकार करने लगा। यहाँ तक कि वह मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा कि वह आदमी मुंबई का नहीं बल्कि कहीं बाहर का है। मैं पहले से ही जानता था कि ये इंसान बहुत ढीठ होगा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले इतने सीधे तो नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी से गन निकाली और उसके माथे पर रख दी, जिसे देखकर वह पोपट की तरह पूरा पता बोलने लगा। उसके बाद मैंने उस आदमी को अच्छे से बांधकर अपनी गाड़ी के डिक्की में डाला और उस पते की तरफ निकल पड़ा
जब मैं उस पते के बारे में लोगों से पूछता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक छोटा सा मोहल्ला था। मैं जैसे ही उस मोहल्ले में घुसा तभी सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। मुझे और तो कोई खास वहां दिखा नहीं, इसलिए उन्हीं खेलते हुए बच्चों में एक प्यारी सी बच्ची से मैंने पूछा कि विनायक का घर पता है बेटा? तो वह कहने लगी कि वो तो मेरे पापा हैं। ये देखकर मैं शॉक्ड रह गया कि जिस इंसान की खुद की एक लड़की हो और वह भी इतनी प्यारी बच्ची, वह इस तरह की घिनौनी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। मेरे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा पड़ा था, लेकिन उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। मुझे उस बच्ची पर बहुत तरस आने लगा कि उसे भगवान ने ऐसा दरिंदा बाप दिया है। लेकिन अब मैं भी क्या करता, मैं मजबूर था। कहते हैं ना, कभी कभी माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। वह बच्ची मासूम थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके बाप की करतूत का बदला मैं उससे लेने वाला हूँ और उसके साथ वह करने वाला हूँ जिसके लिए मेरा ज़मीर और मेरा दिल गवाही भी नहीं दे रहा था। मैं तुरंत ही उसे लेकर उसके घर पर पहुँच गया तो मैंने सामने विनायक की बीवी को देखा। थोड़ी ही देर में मैंने अच्छी अच्छी बातें करके विनायक की बीवी को यकीन दिला दिया कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और काफ़ी दूर से उससे मिलने के लिए आया हूँ। उन्हें मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाए, इस वजह से मैं तुरंत ही जाकर उस बच्ची के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आया और एक प्यारी सी गुड़िया भी। उसके बाद मैंने विनायक की बीवी से कहा कि वह विनायक को फ़ोन करके घर पर बुलाए। उससे कहना कि मैं उससे मिलने आया हूँ। विनायक की बीवी ने जब उसे बताया कि उसका एक दोस्त उससे मिलने आया है तो वह हैरान होने लगा कि आखिर कौन सा दोस्त आया है। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि वह हैरान होगा और दौड़ा चला आएगा। वह जैसे ही घर में घुसा और उसने मुझे देखा, तुरंत ही पहचानने से इनकार कर दिया। अब विनायक की बीवी भी हक्की बक्की रह गई। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को घर में बिठा लेती हो। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? पता है कि ये कौन है कौन नहीं? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? ये देखकर उसकी बीवी बुरी तरह से डर गई और कहने लगी कि ये तो आपके बारे में काफ़ी बातें बता रहे थे। दरअसल मैंने जिस आदमी को पहले किडनैप किया उससे मैंने विनायक के बारे में काफ़ी बातें निकलवा ली थीं। मैंने विनायक के करीब जाकर कहा कि अरे, अगर मैं चोर हुआ भी तो तुम्हें किस बात का डर? तुम तो एक पुलिस वाले हो, तुमसे तो उल्टा चोर खुद डरते होंगे। मेरे मुंह से पुलिस वाला शब्द सुनकर विनायक के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी बीवी भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, भाभी जी, आपको नहीं पता आपके पति पुलिस वाले हैं? फिर मैंने एक जोरदार हंसी हंसी। मैंने कहा, अरे वाह, तुमने अपने प्रोफेशन के बारे में अपने ही घर वालों को नहीं बता रखा। अच्छा बताइए भाभी जी, आपके पति पुलिस वाले नहीं तो फिर कौन हैं? वह कहने लगी कि ये पुलिस वाले तो नहीं हैं, ये तो अस्पताल में स्टाफ बॉय का काम करते हैं। मैंने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं बुरी तरह से चीख चीख कर बोलने लगा, जिससे विनायक की बीवी और उसकी बच्ची दोनों डरने लगे। मैंने कहा, ये पुलिस वाला है। विनायक शायद समझ चुका था कि मैं उसे पुलिस वाला क्यों कह रहा था। उसे किसी डर का अंदेशा होने लगा, इसीलिए वह मुझ पर एकदम से हावी होने की कोशिश करने लगा और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा। मैंने भी उसके 2-3 खींच कर रख दिए, लेकिन फिर उसने मेरे सर पर पास में रखा हुआ आईना तोड़ दिया, जिससे मेरे सर से खून निकलने लगा। ये देखकर उसकी बच्ची और बीवी बुरी तरह से घबरा गए, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ बल्ला उठाया और उससे विनायक को इतना कस के मारा कि वह बुरी तरह से लंगड़ाने लगा। उसकी बीवी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जैसे ही बाहर मोहल्ले वालों को बुलाने के लिए भागी, मैंने तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर उसकी बच्ची के ऊपर तान दी। ये देखकर उसकी बीवी दंग रह गई।
मैंने कहा कि अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला या किसी को भी बुलाने की कोशिश की तो तुम्हारी बच्ची आज जिंदा नहीं बचेगी। वह मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि मैं उसकी बच्ची को छोड़ दूं और पूछने लगी कि आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं और मैं कौन हूं। मैंने कहा कि मैं कौन हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारा पति तुम्हें बताएगा कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने विनायक की बीवी से ही उसके हाथ पैर बंधवाए और उसकी बीवी और बच्ची को अपने अगल बगल बिठा लिया और हाथ में बंदूक लेकर उसकी बच्ची के सर पर तान दी। वह दोनों अभी भी लगातार बुरी तरह से रो रहे थे। उसकी बेटी को इस तरह से सिसकता हुआ देखकर अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन ये सब मेरी मजबूरी थी। मैंने उसके बाद में विनायक से कहा कि अब सच बोल कि 20 अप्रैल की रात को तूने पुलिस वाला बनकर क्या किया था। वह मुझे बार बार कहने लगा कि बच्ची के सामने मुझसे ये सब कुछ मत पूछो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कहा कि जब तू वह सब मेरी बहन के संग कर रहा था तब तुझे नहीं ये ख्याल आया कि तेरी भी एक बेटी है और अब अपनी बच्ची के सामने सच बताते हुए तुझे शर्म आ रही है। तब नहीं सोचा कि तेरी बच्ची को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। मैंने कहा अभी अगर मैं तेरी भी बीवी के साथ तेरे सामने वही सब करूं तो तुझे कैसा लगेगा। इसके बाद मैंने तुरंत ही उसकी बीवी के चेहरे को कसकर पकड़ा और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा तो इससे विनायक और इसकी बीवी बच्ची की चीख निकल गई। उसकी बीवी बुरी तरह से घबरा गई। विनायक मुझे रोकने लगा कि मेरी बीवी के साथ ऐसा मत करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद विनायक ने कहा कि उस रात मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए निकला था। तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई थी जिसमें मुझे दूर से एक लड़का लड़की बैठे हुए नजर आए। वह दोनों ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी के अंदर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। मैंने इस बात का तुरंत ही फायदा उठाया क्योंकि वह दिखने में काफी कम उम्र के थे। मैंने सोचा अगर मैं इन्हें पुलिस वाला बनकर डराऊंगा धमकाऊंगा तो ये तुरंत ही डर जाएंगे और इससे मैं आराम से पैसे ऐंठ सकता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत ही उनके पास गया और उन्हें डराते हुए ये यकीन दिला दिया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों इतनी रात में सुनसान जगह पर गलत काम कर रहे थे। वह दोनों रोते हुए कहने लगे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल हमारी एक ज़रूरी चीज़ खो गई थी, बस हम उसी को ढूंढ रहे थे। मैंने बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या सुरक्षा के लिए गुब्बारा ढूंढ रहे थे। इस बात से वह दोनों बुरी तरह से शर्मिंदा हो गए, लेकिन मैंने जोरदार हंसी हंसते हुए अपने दोस्त के हाथ पर ताली मारी। वह लड़का थोड़ा सा गुस्से में आकर कहने लगा कि सर आप फालतू की बकवास कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से उस पर जोर से चिल्लाया कि अगर मुझसे ऐसे बात की तो अभी के अभी तुझे जेल में डाल दूंगा और तुम दोनों को झूठे इल्जाम में फंसा दूंगा कि तुम लोग आधी रात गाड़ी में गलत काम कर रहे थे और ये लड़की तो एक धंधे वाली है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके बाद वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, सर प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमारी बात का यकीन करिए, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरी जेब गर्म करनी होगी। वह लड़का मेरी इस बात के लिए मान गया, लेकिन वह कहने लगा कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कैश तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एटीएम तो होगा तेरे पास, चल गाड़ी घुमा। उसके बाद मैं लड़की के पास पीछे बैठ गया और मेरा दोस्त लड़के के पास। मैं जैसे ही पीछे लड़की के पास बैठा तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं बहकने लगा। मैंने उसका पूरा बैग खंगाल डाला तो उसमें बड़े ही महंगे परफ्यूम और कुछ चॉकलेट्स निकली। मैंने उस लड़की को ज़बरदस्ती करके चॉकलेट खिलाए। वह बेचारी रोए चली जा रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे सर पर उसे देखकर जुनून सा सवार था। जब उस लड़के ने एटीएम पर जाकर गाड़ी रोकी तो मैंने अपने दोस्त को
उस लड़के के साथ भेज दिया, पर वह लड़का उस लड़की को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने उसे डराया कि अगर तू अभी के अभी नहीं गया तो फिर मैं तुम दोनों को फंसा दूंगा, जिससे वह एक बार फिर घबराए और तुरंत ही मेरे दोस्त के साथ एटीएम में चला गया। उसके जाते ही मैंने अंदर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और लड़की से बात करने की कोशिश करने लगा। उस वक्त लड़की के मैं जितना करीब जाने की कोशिश करता, वह उतना ही अपने आप में सहम रही थी और सिमटे चली जा रही थी। मैं उसे समझा रहा था कि वह मुझसे ना डरे, लेकिन वह मुझसे डरती ही चली जा रही थी। वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं तो मैं उसे एक बार किस ही कर लूँ। इसीलिए मैंने उसे किस करने के लिए कहा। मैं जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ा, घबरा कर उसने मेरे गाल पर एक खींचकर चांटा मारा। वह बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुरंत ही फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ा, सोचा इस बार तो चूम ही लूँगा, लेकिन तब तक उसका दोस्त घबरा कर गाड़ी के बाहर आ गया और गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाने के लिए छटपटाने लगा। मेरे हाथ से एक बहुत अच्छा मौका निकल गया था, लेकिन मजबूरन मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वह कहने लगा कि सर, जब आपको पैसे चाहिए थे तो मैं दे तो रहा था, लेकिन आप मेरी दोस्त के साथ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने धीरे से मेरे कान में कहा कि अब हमें पैसे मिल चुके हैं, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर असली पुलिस आ गई तो हम लोगों के लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए लड़की का चक्कर छोड़ और तुरंत ही यहाँ से निकल। और फिर मजबूरन मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन मैं उस लड़के से कहकर गया कि अगली बार मिलोगे तो फिर से मज़ा लूँगा। इसके बाद पूरी सच्चाई बोलकर विनायक फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुरंत ही वहाँ से उठा और मैंने विनायक की बीवी की तरफ देखकर कहा कि भाभी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर मैं आपके साथ ये सब नहीं करता तो आपके पति का घिनौना चेहरा आपकी नज़रों के सामने कभी भी नहीं आता। मैंने विनायक से कहा कि तूने मेरी बहन के साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुझे आज यहाँ जान से मारने के लिए ही आया था, लेकिन तेरी बच्ची का मासूम चेहरा देखकर ही मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। बस सिर्फ और सिर्फ तेरी बच्ची की खातिर ही तुझे तेरी ज़िंदगी आज मैं बख्श रहा हूँ। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को बुलवाकर विनायक और उसके दोस्त को पकड़वा दिया और सबूत के तौर पर मैंने पहले ही अपनी शर्ट के बटन में एक स्पाई कैमरा लगा लिया था, जिससे कि जब विनायक अपने जुर्म को कबूल करे तो मैं उसका पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। और वही रिकॉर्डिंग मैंने अपने दोस्त को थमा दिए। अगले ही दिन माँ और रूही बुआ की बेटी की शादी से वापस आ गए। उन्होंने जब मेरे सर पर चोट देखी तो थोड़ा परेशान हो गए, पर मैंने समझा दिया कि वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने फ़ोन करके सुमित को घर बुला लिया। मैंने उन दोनों से कहा कि वह तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। वह दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर मैं उन्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा हैरान वह तब हुए जब उन्होंने देखा कि मैंने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोक दी। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं उन्हें अंदर लेकर गया तो सामने सलाखों के पीछे जिन लोगों को रूही और सुमित ने खड़े देखा, उनके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह हक्के बक्के से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी मेरी तरफ। मैंने रूही से कहा कि सुमित ने उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने अपनी बहन से कहा, बेटा, तुझे अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वह तेरे लिए इंसाफ करेगा? तू एक बार मुझसे कहकर तो देखती। रूही तुरंत ही मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, भैया, मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सब आपको कैसे बताऊं। मैंने सुमित से कहा कि कम से कम तुम्हें तो मुझे तुरंत ही सब कुछ कहना चाहिए था। तो सुमित कहने लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था भैया, क्योंकि मेरे होते हुए भी रूही के साथ उस दिन वह सब हुआ। इसी वजह से मैंने रूही से बात भी करना बंद कर दिया था,
क्योंकि मुझे खुद पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि मैं रूही की सुरक्षा नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम दोनों की उम्र अभी कम है, बस इसी वजह से इन जैसे लोगों ने इस बात का फायदा उठाया। और एक सच और आज मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दोनों कोई पुलिस वाले नहीं हैं। ये सुनकर तो वह दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा, हाँ, तुमने सही सुना। इन्होंने तुमसे झूठ बोलकर तुमसे रुपए लिए, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि अगर ये तुम्हें खुद को, अपने आप को पुलिस वाला दिखाएंगे तो तुम लोग डर कर इनके झांसे में आकर इन्हें मोटी रकम दे दोगे। उसके बाद मैं रूही और सुमित को लेकर घर आ गया। मैंने रूही से कहा कि अब तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी कोई भी बात अपने भैया से नहीं छुपाओगी, फिर चाहे वह कैसी भी बात क्यों ना हो। और हाँ, कभी भी किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरे के डर का फ़ायदा उठाकर अपना काम निकलवाते हैं। रूही कहने लगी कि भैया, उस आदमी ने मेरे साथ जो भी करने की कोशिश की, मैं उससे बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर घर में या बाहर किसी को भी पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। मैंने कहा, यही सोच हमें बदलनी है। गलत तो उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया था, तो इसमें तुम्हारी इज्जत पर दाग आखिर कैसे लग सकता है? तुमने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया ना। हमारे समाज की इसी सोच की वजह से आज जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, समाज उन्हें ही गलत नज़र से देखता है, जबकि जो बलात्कारी है वह सीना चौड़ा करके आराम से घूम रहा होता है और अपने ही घर, मोहल्ले, समाज में आराम से रह रहा होता है। और जो लोग पीड़ित लड़की को गिरी हुई नज़र से देखते हैं, वही लोग उस अत्याचारी इंसान के साथ आराम से उठते बैठते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, जबकि होना उल्टा चाहिए। पर समाज के सोचने का तरीका ही ऐसा है, जिसे हमें ही बदलना होगा। रूही कहने लगी, आपने ठीक कहा भैया, अगर मैं भी ऐसी सोच नहीं रखती तो अब तक जो भी कुछ हुआ वह नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन ने एक बार फिर से कॉलेज जाना और अपनी डांस और म्यूज़िक क्लासेस जाना भी शुरू कर दिया और उसने फैसला कर लिया कि अब वह अच्छे से पढ़ाई में कड़ी मेहनत करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी, ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके। कुछ टाइम के बाद उन दोनों ही आदमियों को सज़ा हो गई और आज वह अपने किए हुए गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।